नमस्कार। आइए सुनते हैं दोस्तों, आशा पांडे जी की लिखी कहानी खुददार। हरे पीले पके अधपके आमों से लदे पेड़ों का बगीचा, बीच से निकली है सड़क। बगीचे को पार करती हुई मेरी कार एक घने आम के पेड़ के नीचे रुक जाती है। हम सभी कार से उतरते हैं नीचे, पेड़ की जड़ के पास। पके हुए 7-8 आम पड़े हैं। मैं कुछ बोल पाऊं उसके पहले ही मेरे बच्चे आम उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। पेड़ की एक डाल आमों से लदी हुई काफी नीचे झुकी है। पति ने डाल को पकड़कर हिला दिया। 3-4 आम टपक पड़े। मैं मना करती हूँ, मुझे डर है कि अभी पेड़ का मालिक आकर लड़ने न लगे। इन लोगों का क्या भरोसा, लड़ने लगेंगे तो ऐसा चिल्ला चिल्ला कर लड़ेंगे कि अपनी तो बोलती ही बंद हो जाएगी। इनका तो कुछ मान अपमान होता नहीं, अपनी इज्जत का जरूर फालूदा बन जाएगा। किंतु मेरी बातों का बच्चों पर असर नहीं पड़ता। बच्चे आम उठाकर गाड़ी में रख लेते हैं। शहरी सभ्यताओं को ढो ढोकर थके मेरे बच्चे यहाँ आकर स्वतंत्र हो गए हैं। मैं चुप हो जाती हूँ। मन में सोचती हूँ, बच्चों को खुश हो लेने दो। ये बाग बगीचे, ये गांव, इन्हें कहाँ देखने को मिलते हैं। अगर पेड़ का मालिक आएगा ही तो मैं इन आमों की कीमत चुका दूंगी। यह सोचते हुए मेरे मन में दर्प भाव। बगीचे से कुछ फरलांग की दूरी पर 6-7 घरों का एक छोटा सा गांव है। वहां भी इक्के दुक्के आम, महुआ, नीम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 2-3 घरों का दरवाजा बाग की तरफ खुलता है। एक घर के सामने नीम की छांव में खटिया बिछाए 3-4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। समीप ही दूसरी खटिया पर एक अधेड़ किस्म का व्यक्ति लेटा है। जब हमारी कार बगीचे में रुकी तब उन सभी की निगाह हमारी तरफ हो गई। थोड़ी देर तक हमारी तरफ देखने के बाद उस अधेड़ व्यक्ति ने किसी को आवाज लगाई। घर के अंदर से 2 लड़कियां निकलकर पेड़ की तरफ आने लगी। एक 10-12 साल की है, दूसरी उससे कुछ छोटी, लगभग 8-9 साल की। दोनों फ्रॉक पहनी है, किंतु बटन दोनों के ही फ्रॉक से गायब है। पेट को उघाड़ता हुआ उनका फ्रॉक कंधे से नीचे लटका जा रहा है। लड़कियां उसे कंधे के ऊपर चढ़ा लेती हैं। फ्रॉक बार बार लटक रहा है। लड़कियां बार बार उसे कंधे पर चढ़ा रही हैं। फ्रॉक को पकड़े पकड़े ही छोटी लड़की पेड़ के इर्द गिर्द नजरें गड़ाए कुछ खोजने लगी। दोनों परेशान हैं। वे आपस में कुछ फुसफुसा भी रही हैं। दरअसल लड़कियों ने पेड़ के नीचे जिन आमों को इकट्ठा किया था वे उन्हें तलाश रही हैं। मेरी बेटी आगे बढ़कर उनसे पूछती है, यहाँ जो आम गिरे थे उन्हें? गिरे नहीं थे, हमने उन्हें वहाँ रखा था। जवाब में अकड़ है। हाँ, जो भी हो वो बड़े मीठे थे। उनमें से कुछ हमने खा लिए, कुछ गाड़ी में रख लिए। मेरी बेटी की आवाज़ में लापरवाही है। बड़ी लड़की के चेहरे पर कई भाव आए और गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमारी ज़बरदस्ती उसे खराब न लगी हो, किंतु न जाने क्यों वे चुप रह गई। मैं उसके चुप रह जाने का कारण खोजती हूँ। हमारी अकड़, हमारा शहरीपन, हमारी चमक दमक या उसकी उदारता, पता नहीं। मैं लड़कियों के पास आती हूँ। ये बगीचा तुम्हारा है? नहीं, पूरा बगीचा मेरा नहीं है। इसमें सिर्फ 3 पेड़ मेरे हैं। उधर जो 2 पेड़ दिख रहे हैं वो, और ये जिसके नीचे आप लोग खड़े हैं। बड़ी लड़की ने गर्व से जवाब दिया। आम तो बहुत निकलते होंगे, यहाँ गांव में बिक जाते हैं। गांव में तो सभी के पास पेड़ हैं, यहाँ कौन खरीदेगा? हाँ, पकने पर बाबा बाजार में ले जाते हैं। कच्चे आम की खटाई और पके आम का अमावट भी बिक जाता है। हम लोग खाते भी हैं। दोपहर में हमारे घर रोटी नहीं बनती, आम ही खाकर रह लेते हैं। अब तक चुप खड़ी छोटी लड़की ने मुंह खोला। शाम को रोटी बनती है? मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ, शाम को पना आम रस के साथ हम लोग रोटी खाते हैं। आज शाम को हमारे घर में दाल भी बनेगी, और अगर सुनीता के घर से चावल मिल जाएगा तो भात भी बनेगा। छोटी लड़की ने चहकते हुए कहा। बड़ी बहन ने छोटी को घूर कर देखा। छोटी सहमकर चुप हो गई। तुम्हारे पास खेत भी है? हाँ है ना, एक छोटा सा खेत भी है। बड़ी लड़की ने जवाब दिया। बस एक ही? हाँ, वही जो कुछ कुएं के पास दिख रहा है। लड़की ने हाथ से इशारा किया। मेरी नजरें उसके हाथ का पीछा करती हुई कुएं के पास जाकर ठहर गई। लगभग 2000 स्क्वायर फीट का जमीन का एक छोटा टुकड़ा। इसमें क्या बोते हैं तुम्हारे बाबा? सब कुछ, कभी गेहूं, कभी मूंग, कभी उड़द। सब्जियां भी लगाते हैं। देखिए, अभी सब्जी ही लगी है।
पापा कह रहे थे इस बार सब्जियां बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोगों के लिए कपड़े और चप्पल भी लाएंगे। छोटी लड़की फिर बोल पड़ी। बड़ी ने छोटी के हाथ में चिकोटी काट ली। छोटी थोड़ा उचक कर दर्द को भीतर ही भीतर सह गई। मैं उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुरा दी। लड़कियां अब खेलने में लग गई हैं। आम की एक डाल काफ़ी नीचे तक लटक रही है। छोटी लड़की उस डाल को पकड़कर झूलने लगी। मेरे बच्चे भी उन दोनों के साथ खेल रहे हैं। लड़कियों का संकोच अब कुछ कम हो गया है। वे दोनों मेरे बच्चों के साथ घुलने का प्रयास कर रही हैं। बाग के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के नीचे दो औरतें बैठी आपस में बतिया रही हैं। कुछ कुछ देर पर दोनों हमारी ओर देखे जा रही हैं। लगता है उनकी बातों के केंद्र में हम लोग ही हैं। जिस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं उसकी एक बड़ी जड़ जमीन के ऊपर निकलकर गोलाकार बनाती हुई फिर से जमीन के नीचे धसी हुई है। पति उस जड़ पर बैठ गए हैं। मैं वहीं समीप खड़ी। कितना सुंदर बाग है। यहाँ का हर पेड़ कुछ न कुछ आकार बना रहा है। डालियाँ कितने नीचे तक झुकी हैं। मन कर रहा है कि पकड़कर झूलने लगूं। हमारे गांव में एक ऐसा ही पेड़ था। हम सब बच्चे पूरी दोपहर उसी के इर्द गिर्द जमा रहते थे। यहाँ आकर मुझे अपना गांव याद आ गया। पति की आवाज़ कुछ गहरी और भीगी भीगी लग रही है। ये जगह भी मुझे अच्छी लग रही है। मैं पति से कहती हूँ, बाग तो सचमुच अच्छा है। मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? यही कि अगर यहाँ थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए यहाँ बाग से लगकर, तब हम एक छोटा सा बंगला यहाँ बनवा लें और छुट्टियों में कभी कभी यहाँ रहने आया करें। शहर से अधिक दूर भी तो नहीं है यह जगह। ज़मीन मिल जाएगा क्या मतलब? अरे अगर हम चाहेंगे तो क्यों नहीं मिल जाएगी। पति की आवाज़ में दम्भ भरा आत्मविश्वास है। पैसा हो तो क्या नहीं मिल सकता। वो तो ठीक है, पर कोई बेचे तब ना। क्यों नहीं बेचेंगे? दोगुना पैसा दे दूंगा। दौड़कर बेचेंगे। कोई खरीदने वाला तो मिले। गांव में कौन खरीदता है ज़मीन? फिर इन्हें तो पैसा मिलेगा ना। ऐसा हो सके तो वह जो कुएं के बगल वाली ज़मीन है उसे ही खरीद लिया जाएगा। लड़कियां कह रही थीं यह ज़मीन उनकी है। बहुत गरीब हैं बेचारे और रोज़ भोजन भी नहीं बनता इनके घर। ये ज़रूर बेच देंगे। पैसे की इन्हें बहुत ज़रूरत होगी। बेचारे इनका भी भला हो जाएगा। वैसे ये बात मजाक की नहीं है। तुम्हारी योजना मुझे अच्छी लग गई है। घर चलकर इस पर गंभीरता से विचार करूँगा। यहाँ यदि घर बनेगा तो गांव वालों को भी घर बनते तक रोजगार मिल जाएगा या एक तरह से इनकी सेवा होगी। पति के जवाब से मैं गदगद हूँ। मेरे बच्चे अब भी उन लड़कियों के साथ खेल रहे हैं। इन खेतों तथा इस बाग के बीच एक सुंदर सा बंगला अब मेरी आंखों में तैरने लगा है। शहर चलकर इस योजना पर विचार करना है। पति गाड़ी में बैठ चुके हैं। दोनों बच्चे भी अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। गाड़ी में बैठने से पूर्व मैंने बड़ी लड़की को 50 रुपए की नोट देते हुए कहा, मेरे बच्चों ने तुम्हारे आम ले लिए थे ना, इसलिए ये पैसे रख लो। नोट हाथ में पकड़ते हुए लड़की ने जवाब दिया, पहले मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ। आप यहीं रुको। मैंने कहा, रख लो, पूछने की क्या बात है। किंतु मेरी बात को अनसुना कर वे दोनों लड़कियां अपने घर की तरफ भागी। आम 15-20 रुपए से अधिक के नहीं रहे होंगे। मैं 50 रुपए दे रही हूँ। गरीब हैं बेचारे, खुश हो जाएंगे। ऐसी अनेक बातें सोचते हुए मैं अपनी उदारता पर मन ही मन इठला रही हूँ। तभी वे दोनों लड़कियां दौड़ते हुए मेरे पास पहुंची और 50 का नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बाबा कह रहे हैं हम पैसे नहीं लेंगे। अगर हम इन आमों को बेच रहे होते और तब आपने खरीदा होता तो हम ज़रूर पैसे लेते। आपने तो अपनी इच्छा से ज़बरदस्ती मेरे आमों को उठाया है। इसके पैसे हम नहीं लेंगे। मेरी दानशीलता को धक्का लगता है। अति उत्साह में मैं यह नहीं सोच पाई थी कि चीज़ों को ज़बरदस्ती उठा लेना खरीदने की श्रेणी में नहीं, लूटने की श्रेणी में आता है। और कोई खुददार व्यक्ति लूटी हुई वस्तु की कीमत पाकर खुश नहीं होता। नोट हाथ में पकड़कर मैं बुझे मन से गाड़ी में बैठ गई। पति के चेहरे पर मायूसी है। उन्होंने गाड़ी शुरू कर दी। बाग पीछे छूट रहा है और बाग के बगल में हमारे दर्ब का बंगला बिना बने ही धराशाही हो गया है। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी खुददार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।